एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। आज हम क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर 4 के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हम एक ही वीडियो में सारे के सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस इस चैप्टर के कंप्लीट कर लेंगे। देखो, मैंने ये जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़े से फास्ट करवाए हैं ताकि बहुत लॉन्ग वीडियो ना बने, आपका टाइम वेस्ट ना हो 1 and 2 आवर्स के वीडियो देखने में। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कर देना कि मैम ये वाला क्वेश्चन हमें अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, आप इसका सेपरेट वीडियो बना दो। तो मैं उस वाले क्वेश्चन का सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी। एक और बात शेयर करनी थी बच्चों, अगर आपको ये वीडियोस थोड़े से भी हेल्पफुल हो रहे हैं तो प्लीज़ आप लाइक कर दिया करो वीडियो को और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो। ये मुझे हेल्प करेगा इस चैनल को प्रमोट करने में। अब देखो, हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन है, देखो, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर कैरीज ए करंट ऑफ 0.4 एम्पियर। एक सर्कुलर कॉइल है वायर की जिसमें करंट फ्लो कर रहा है 0.4 एम्पियर, और उसमें कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं वायर की? 100 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और उन ईच का आपको रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। आपको उस करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो, सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि करंट कैरिंग कॉइल जो है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसके सेंटर में, उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है यहाँ पे? रेडियस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कैपिटल एन से। कैपिटल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। देखो, इस क्वेश्चन में आपके पास करंट की वैल्यू गिवन है आई इक्वल टू 0.4 एम्पियर, और जो रेडियस है वो गिवन है 8 सेंटीमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स आपको 100 गिवन है। ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू किसके बराबर होती है? 10⁻⁻7। तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 पाई इंटू 10⁻⁷। करंट की वैल्यू आपको गिवन है, एन की वैल्यू 100 है, और ये वाली 2 एंड आर की वैल्यू, रेडियस आपको गिवन है। सारी वैल्यूज यहाँ पे डाल के हम इसे कैलकुलेट करेंगे, एंड बी की वैल्यू आ जाएगी 3.14 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट ऑफ 35 एम्पियर। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर गिवन है जिसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है? 35 एम्पियर। What is the magnitude of field B at point 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर? अब देखो, इस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है तो ये अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब इस करंट कैरिंग वायर की वजह से P पॉइंट पे, जो इस करंट कैरिंग वायर से 20 सेंटीमीटर दूर है, आपको इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है उसकी वजह से किसी पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। करंट की वैल्यू आपको गिवन है 35 एम्पियर, डिवाइडेड बाय 2 पाई वैसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है? करंट कैरिंग वायर से जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसका डिस्टेंस, दैट इज 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻2। ये सॉल्व करेंगे एंड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 35 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ये वाला क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी बुक में 4.3 है। क्वेश्चन है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज ए करंट ऑफ 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। देखो, एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है 50 एम्पियर का। कहाँ से कहाँ तक? किस डायरेक्शन में? नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। देखो, यहाँ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगा, और ये ईस्ट हो जाएगा, और ये वेस्ट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी एट पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। एक पॉइंट है P, कहाँ पे गिवन है वो? देखो, इस करंट कैरिंग वायर के ईस्ट डायरेक्शन में। तो देखो, ईस्ट यहाँ पे है, तो P पॉइंट कहाँ पे है? ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, और कितना दूर है वायर से? 2.5 मीटर।
इस पॉइंट पे आपको इस करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है एंड मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे। करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। करंट की वैल्यू आपको गिवन है 2 पाई, वैसे आ जाएगा। स्मॉल आर की वैल्यू क्या गिवन है आपको 2.5। ये कैलकुलेट करके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। अब हम पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करनी है। देखो हम डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। हम उसमें क्या करते हैं, जो राइट हैंड का थंब है उसे हम प्लेस करते हैं किसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, और जो आपकी फिंगर कर्ल होती हैं वो बताती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब देखो इस वाले केस में क्या है, करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में, तो हम अपने राइट हैंड के थंब को प्लेस करेंगे इस वाली डायरेक्शन में, देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से। और ये जो फिंगर कर्ल होती है ये बताती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब हमें पॉइंट देखना है, किस पॉइंट पे, देखो पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है पी पॉइंट, यहाँ पे हमारी फिंगर्स कैसी हो रही है, देखो कर्ल अपवर्ड डायरेक्शन में आ रही है इस पॉइंट पे, तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी उसकी। अगर यही पी पॉइंट इस तरफ होता कहीं वेस्ट की डायरेक्शन की तरफ, है ना, तो देखो यहाँ पे कैसी आनी थी फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, फिंगर कहाँ कर्ल हो रही है, इनवर्ड डायरेक्शन में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो क्या होनी थी, इनवर्ड। बट ये पी पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, ईस्ट की तरफ, तो यहाँ पे फिंगर कैसी कर्ल हो रही है, देखो हमारी ये अपवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। तो हम राइट डाउन करेंगे डायरेक्शन ऑफ बी एट पॉइंट पी इज इन। ये वाला क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो क्वेश्चन क्या है, अ हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज ए करंट ऑफ 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। देखो इसमें डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो पहले ये वाली चीज ड्रॉ कर लो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये ईस्ट है, और ये वेस्ट। अब देखो एक ओवरहेड पावर लाइन है, वो उसमें से करंट फ्लो कर रहा है किस डायरेक्शन में, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। What is the magnitude and direction of magnetic field due to the current 1.5 मीटर below the line? अब देखो आपको 1.5 मीटर इस लाइन के बिलो एक पॉइंट है P, इस वाले पॉइंट पे आपको इस करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और उसकी आपको डायरेक्शन भी बतानी है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला पता होना चाहिए कि करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। बिकॉज ये करंट कैरिंग वायर है, हमें इस पी पॉइंट पे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। और ये पी पॉइंट इस करंट कैरिंग वायर से कितना दूर है, 1.5 मीटर। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें से, 90 एम्पियर का, डिवाइडेड बाई 2 पाई वैसे आ जाएगा। और ये पी पॉइंट कितना दूर है इस करंट कैरिंग वायर से, 1.5। ये कैलकुलेट करके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 1.2 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। अब ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, हमें डायरेक्शन भी बतानी है मैग्नेटिक फील्ड की। और डायरेक्शन हम कैसे बताते हैं, बाय राइट हैंड रूल। हम क्या करते हैं, राइट हैंड के थंब को प्लेस करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये जो फिंगर कर्ल होती है ये बताती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब देखो करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है, ईस्ट टू वेस्ट, इस डायरेक्शन में, तो राइट हैंड के थंब को प्लेस करेंगे करंट की डायरेक्शन में। और पी पॉइंट कहाँ है जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे। तो देखो इस तरह से ये फिंगर देखो इस पी पॉइंट पे कहाँ को कर्ल हो रही है, देखो इस तरह से है, करंट इस डायरेक्शन में है तो थंब को हमने करंट की डायरेक्शन में प्लेस किया। और पी पॉइंट कहाँ पे है, देखो इधर, तो ये जो फिंगर्स हैं ये कहाँ पे पॉइंट आउट कर रही हैं, टूवर्ड्स साउथ। तो हम राइट डाउन करेंगे द डायरेक्शन ऑफ बी एट पॉइंट पी इज टूवर्ड्स द साउथ रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन क्या है, देखो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ए वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला। देखो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एक करंट कैरिंग वायर है, ये मान लो करंट कैरिंग वायर है, ये इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। और इस वायर में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, 8 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ये आपको गिवन है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, देखो देखो जब भी हमें पता है किसी करंट कैरिंग वायर को अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो क्या करती है, फोर्स एक्सपीरियंस करती है। आपको उसी फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो आपको गिवन है, करंट की वैल्यू गिवन है 8 एम्पियर, थीटा की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री एंड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 0.15 टेस्ला। अब हमें पता है जब भी हम किसी करंट कैरिंग वायर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में
प्लेस करते हैं तो उस पर कितनी फोर्स लगती है, F इक्वल टू BIL साइन थीटा। देखो B की वैल्यू आपको गिवन है, पुट करेंगे, करंट की वैल्यू भी आपको गिवन है, ठीक है। L वैसे रहने देंगे, साइन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30 यहाँ राइट डाउन करेंगे। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ ही तो फाइंड आउट करना है, तो लेंथ को इधर लेके आ जाओ, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा इक्वल टू, ये सारी चीजें जो हैं इधर हम राइट डाउन करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे और फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.6 न्यूटन पर मीटर। ये वाला क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो क्या क्वेश्चन है, अ 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इनसाइड ए सोलेनोइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। एक वायर गिवन है जिसकी लेंथ आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर, उसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर का, और उसको उस सोलेनोइड के अंदर प्लेस किया हुआ है। और कैसे प्लेस किया हुआ है सोलेनोइड के अंदर, परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। देखो अगर ये एक सोलेनोइड है, ये इसकी एक्सिस होंगी, तो उस वायर को कैसे प्लेस किया हुआ है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, मीन्स इस तरह से, ये है वो करंट कैरिंग वायर, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसे प्लेस किया हुआ है। अब देखो क्या कह रहे हैं, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज गिवन टू बी 0.27 टेस्ला। अब इस सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो आपको गिवन है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, अब बताओ उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस वायर पे कितनी फोर्स लग रही है, आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो ये कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे हम, जब हम किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करती है, और कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करती है, F इक्वल टू BIL साइन थीटा। यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड कितनी गिवन है, 0.27, हमने वो राइट डाउन की। इस करंट वायर में से करंट कितना फ्लो कर रहा था 10 एम्पियर का, तो 10 इंटू लेंथ गिवन थी इसकी कितनी 3 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 3 इंटू 10⁻²। साथ में क्या आता है, साइन ऑफ थीटा। थीटा थीटा कौन सा एंगल होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगती है सोलेनोइड के अंदर, एक्सिस के अलोंग, उसके और जो लेंथ है उसके बीच में जो एंगल होता है कितना है, देखो ये तो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री आएगा, तो साइन 90 यहाँ राइट डाउन करेंगे, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये कैलकुलेट करेंगे और फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 8.1 इंटू 10⁻²⁻² न्यूटन। ये वाला क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो क्या क्वेश्चन है, 2 लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर A एंड B कैरिंग करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन आर सेपरेटेड बाय a डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। दो लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर्स हैं, A है एंड B है। A में से करंट फ्लो कर रहा है 8 एम्पियर का एंड B में से करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर का, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एस्टिमेट द फोर्स ऑन ए 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए। वायर ए में 10 सेंटीमीटर के सेक्शन में आपको फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो दो ये करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स हैं, अब दोनों में से करंट फ्लो कर रहा है तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये वाली वायर इस पे फोर्स लगाएगी और ये वाली वायर इस पे फोर्स लगाएगी। देखो वैसे तो क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि फोर्स कैसी लगेगी, वो अट्रैक्टिव नेचर की होगी या रिपल्सिव, पर क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कभी कभी। तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर जो करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स हैं अगर उनमें करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है तो वो हमेशा एक दूसरे को क्या करती हैं, वो अट्रैक्ट करती हैं, और अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। अब इसमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो ये दोनों वायर एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। अब हमें क्या पूछा है कि इस वाली जो 10 सेंटीमीटर के सेक्शन में आपको बताना है कितनी फोर्स लग रही है। तो देखो जब भी दो करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स जो हैं वो कितनी फोर्स लगाती हैं एक दूसरे पे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो F इक्वल टू μ0/4π 2I1I2 डिवाइडेड बाय R। R क्या है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, करंट कैरिंग वायर के बीच का, साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं लेंथ से। तो देखो अब सारी वैल्यूज आपको गिवन है, μ0/4π की वैल्यू हमें पता है 10⁻⁻7 होती है, 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय I1 जो इसमें से करंट फ्लो कर रहा है 8 एम्पियर का, I2 जो B वाली वायर से करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर, मल्टीप्लाई बाय लेंथ, कितनी लेंथ निकालनी है, कितनी लेंथ दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10 इंटू 10⁻²आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आर क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वायर के बीच में, दैट इज 4 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 4 इंटू 10⁻²। ये सॉल्व करेंगे और यहाँ पे इस वाली करंट कैरिंग वायर पे जो है इतने वाले सेक्शन पे 10 सेंटीमीटर वाले सेक्शन पे फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन।
ये वाला क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 8 है। देखो क्या क्वेश्चन है। अ क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड्स 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग ऑफ 400 टर्न्स ईच. The diameter of the solenoid is 1.8 centimeter. If the current carried is 8 ampere, estimate the magnitude of magnetic field inside the solenoid near its center. देखो ये कहाँ से है ये वाला क्वेश्चन। हमें वो वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड। एक लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लगती है इनसाइड ए सोलेनॉइड, उसका फॉर्मूला क्या होता है, B इक्वल टू म्यू नॉट NI। देखो ये स्मॉल n होता है, यहाँ पे स्मॉल n को हम राइट डाउन करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो हम इधर ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं म्यू नॉट कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स साथ में I डिवाइडेड बाय लेंथ। ये वाला फॉर्मूला यूज होगा इस वाले क्वेश्चन में। देखो लेंथ की वैल्यू आपको गिवन है 80 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 80 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। करंट की वैल्यू गिवन है 8 एम्पियर। अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्न। तो नंबर ऑफ टर्न n इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगी। देखो 5 लेयर्स हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाय, और हर लेयर में कितनी वाइंडिंग है, कितनी नंबर ऑफ टर्न्स 400, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 400। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितनी आ गई 2000। अब बस ये सब चीज़ें हम जो है इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। सिंपल आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो म्यू नॉट की वैल्यू किसके बराबर होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। नंबर ऑफ टर्न होगी 2000, करंट फ्लो कर रहा है 8 एम्पियर का, डिवाइडेड बाय लेंथ की वैल्यू कितनी है, सेंटीमीटर में थी, हमने मीटर में कन्वर्ट की थी तो 80 इंटू 10⁻⁻2। ये सॉल्व कर लेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 2.5 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। ये वाला क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 9 है। देखो क्वेश्चन क्या है। अ स्क्वायर कॉइल ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स एंड कैरीज ए करंट ऑफ 12 एम्पियर। एक स्क्वायर कॉइल है जिसकी कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है 20, और उसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है 12 एम्पियर का। अब क्या कह रहे हैं, द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.8 टेस्ला। अब इस स्क्वायर कॉइल को इस तरह से वर्टिकली जो है वो सस्पेंड किया हुआ है कि जो कॉइल का नॉर्मल है, ये जो कॉइल है कॉइल का जो नॉर्मल है ना, मान लो ये देखो कॉइल को इस तरह से, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल को इस तरह से प्लेस किया हुआ है कि जो कॉइल का नॉर्मल है, मान लो ये कॉइल का नॉर्मल है, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस तरह से इस कॉइल को यहाँ पे इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड किया हुआ है। अब क्या पूछ रहे हैं, देखो ये व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉइल। अब हमें बताना है ये करंट कैरिंग कॉइल कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। देखो हमें पता है जब भी हम किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। और उस टॉर्क की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, देखो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बाकी ये क्वेश्चन ईजी है। टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, NIAB साइन थीटा। एन क्या होता था यहाँ पे, जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो आपको गिवन है, कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है 20। करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें से, ये भी आपको गिवन है 12 एम्पियर का कॉइल। एरिया ऑफ ए कॉइल आप फाइंड आउट कर सकते हो, ये एक स्क्वायर है ना। और स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, साइड का स्क्वायर, और साइड की वैल्यू आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर हम एरिया निकाल देंगे, एरिया भी हमारे पास है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी आपको गिवन है, कितनी है 0.8 टेस्ला, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये भी आपको गिवन है। साइन थीटा की वैल्यू कौन सी है, ये भी आपको गिवन है। थीटा किस किस के बीच में एंगल होता है, जो आपके पास करंट कैरिंग कॉइल है जो उसका नॉर्मल बनाता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ। देखो ये वाली जो कॉइल है ये ऐसे सस्पेंड की हुई थी कि इसका जो नॉर्मल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा था 30 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी 30, मीन साइन 30। साइन 30 होता है 1/2। ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है, पुट करेंगे और कैलकुलेट करके टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी 0.96 न्यूटन मीटर। ये वाला क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 10 है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको 2 मूविंग कॉइल मीटर्स गिवन है M1 एंड M2, और उनके लिए आपको ये सारी वैल्यूज गिवन है। M1 के लिए ये वाली वैल्यू गिवन है R1 N1 A1 एंड B1 की, और M2 के लिए भी ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है। जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो आइडेंटिकल है दोनों M1 एंड M2 के लिए, मीटर्स के लिए। आपको फाइंड आउट देखो क्या करना है, डिटरमिन द रेशियो ऑफ, ए पार्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना है, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी
M2 एंड M1 की, उनका आपको रेशो फाइंड आउट करना है, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी का। तो देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए करंट सेंसिटिविटी क्या होता है। करंट सेंसिटिविटी को हम डिनोट करते हैं IS से, और ये किसके बराबर होता है, डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय करंट। एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी को डिनोट करते हैं हम VS से, और ये किसके बराबर होता है, डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय वोल्टेज। तो सबसे पहले करंट सेंसिटिविटी देखते हैं। IS इक्वल टू हो गया डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय करंट, और इसे हम राइट डाउन करते हैं NAB डिवाइडेड बाय K क्या होता है आपके पास, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अब क्या करना है हमें, देखो M1 और M2 के इनके रेशो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब जो M2 आपके पास जो मीटर है उसके लिए जो करंट सेंसिटिविटी है उसे हम डिनोट करें IS2 से, और M1 के लिए जो करंट सेंसिटिविटी है वो हो गया IS1। तो IS2 डिवाइडेड बाय IS1 आ जाएगा। यहाँ पे IS2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, N2 A2 B2 डिवाइडेड बाय K, डिवाइडेड बाय IS1 के केस में यहाँ पे आ जाएगा N1 A1 B1 डिवाइडेड बाय K। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू तो सेम है, ये कैंसल आउट हो जाएंगी और ये आ जाएगा इस तरह से। अब देखो हमें इसका रेशो फाइंड आउट करना है कि सारी वैल्यूज आपको गिवन है, यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करेंगे और करंट सेंसिटिविटी का जो रेशियो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 7/5। फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। अब हमें वोल्टेज सेंसिटिविटी फाइंड आउट करनी है। वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है 5 डिवाइडेड बाय V। तो इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय V को राइट डाउन कर सकते हैं V इक्वल टू IR, और इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं 5 डिवाइडेड बाय I साथ में 1/R। बिकॉज देखो 5 डिवाइडेड बाय I क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी IS, इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं IS डिवाइडेड बाय R, और बिकॉज इसकी वैल्यू, इसका रेशियो हमारे पास ऑलरेडी है इसलिए हमने इसको इस तरह से राइट डाउन किया। अब देखो जो M2 है उसके लिए जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है उसे हम डिनोट करें VS2 से, और M1 के लिए डिनोट कर रहे हैं VS1 से। इनका रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे। तो VS2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे IS2 डिवाइडेड बाय R2 डिवाइडेड बाय VS1 की वैल्यू क्या आएगी, IS1 डिवाइडेड बाय R1। इसे हम इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। अब देखो IS2 डिवाइडेड बाय IS1, ये वाला रेशियो तो आपके पास है 7/5, हमने कैलकुलेट किया था, मल्टीप्लाई बाय R1 डिवाइडेड बाय R2। R1 की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे डिवाइडेड बाय R2। ये सॉल्व करके जो वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1। इस तरह से सॉल्व करेंगे हम। ये वाला क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 11 है। देखो क्वेश्चन क्या है, इन ए चैम्बर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गॉस, 1 गॉस होता है 10⁻⁻4 टेस्ला के बराबर, इज मेंटेन्ड। एक आपके पास इस तरह से चैम्बर गिवन है, मान लो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लग रही है किस डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में, क्रॉस मींस इनवर्ड, और उसकी वैल्यू आपको गिवन है मैग्नेटिक फील्ड की कितनी, 6.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। अब ये क्या कह रहे हैं, एन इलेक्ट्रॉन इज शूट इनटू द फील्ड विद स्पीड ऑफ दिस मच नॉर्मल टू द फील्ड। एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर करता है और उसकी डायरेक्शन कैसी है, वो कैसे एंटर कर रहा है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो इस तरफ को मूव कर रहा है वो। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रही है और वो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। बीच में, दोनों के बीच में एंगल क्या है, V एंड B के बीच में 90 डिग्री। अब हमें पता है जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करता है, मूव करता है, तो वो कौन सा पाथ अटेन करता है, सर्कुलर पाथ अटेन करता है। तो क्वेश्चन यही है, एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कल, कि इलेक्ट्रॉन का पाथ सर्कल क्यों है। तो उसके लिए आप इस तरह से ये वाली फिगर बना लेना। मैग्नेटिक फील्ड लग रही है इनवर्ड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन इस तरफ को मूव कर रहा है, हमें मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। वो हम कैसे करते हैं, राइट हैंड पाम रूल से। राइट हैंड पाम रूल में क्या होता है, जो आपकी फिंगर्स हैं वो पॉइंट करती है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो थंब है वो कहाँ होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। और ये जो पाम ये है, ये फेस करता है पाम मैग्नेटिक फोर्स की तरफ। तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है इनवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे कर दी हमने फिंगर, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसके अपोजिट इस तरफ को। तो देखो ये थंब करेगा करंट की डायरेक्शन और पाम फेस करता है फोर्स। फोर्स कहाँ लग रही है, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो अब वो इलेक्ट्रॉन ऐसे ना मूव करके फोर्स उसको इस तरफ लग रही है, तो वो ऐसे ना जाके ऐसे टिल्ट हो जाएगा इस तरफ को। और यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी फोर्स ऐसे लगेगी, वो ऐसे ना जाके इस तरफ को टिल्ट हो जाएगा और वो सर्कुलर पाथ अटेन करेगा। आपने राइट डाउन कैसे करना है, देखो अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ बिकॉज द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी। मैग्नेटिक फोर्स कैसी लग रही है, इसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, प्रोवाइडिंग ए स्टेडी सेंट्रीपिटल फोर्स दैट बेंड्स द पाथ विदाउट चेंजिंग द इलेक्ट्रॉन स्पीड। जो क्या प्रोवाइड कर रही है मैग्नेटिक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो क्या कर रही है, इस चार्ज पार्टिकल को बैंड कर रही है विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड। इस तरह से राइट डाउन करोगे। नेक्स्ट उन्होंने पूछा था डिटरमिन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। अब इस सर्कुलर ऑर्बिट का आपको रेडियस फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, डेरिवेशन वैसे हम कर चुके हैं। देखो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या होती है, QVB sin थीटा। थीटा क्या है, V एंड B के बीच में एंगल, V एंड B लग रही है
इनवर्ड में दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ आ जाएगा QVB। ये किसके बराबर होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। सेंट्रीपिटल फोर्स होती है mv²/r, ये आ गया QVB के बराबर। यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी ये वाली। Q की जगह हमने E राइट डाउन किया बिकॉज हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। देखो ये सारी चीजें आपको गिवन है क्वेश्चन में, पुट करेंगे और r की वैल्यू आ जाएगी 4.2 सेंटीमीटर। ये वाला क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 12 है। देखो क्या क्वेश्चन है, इन एक्सरसाइज 4.11 ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट। देखो जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था 4.11, उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी आपने उनका यूज करना है। उस वाले क्वेश्चन में हमने रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट फाइंड आउट किया था। अभी इस क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे राइट डाउन कर ली जो जो उस क्वेश्चन में गिवन थी। आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। और क्या पूछ रहे हैं ये, डज द आंसर डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी आपको बताना है क्या वो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रही है। तो सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, हमें ये सब चीज़ें गिवन है। देखो हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, सबसे पहले हम टाइम पीरियड निकालेंगे। हमें पता है टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन ले रहा है, एक सर्कल में मूव कर रहा है, तो उसको एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, उसके सर्कमफ्रेंस के बराबर। तो डिस्टेंस की जगह आ जाएगा 2πr डिवाइडेड बाय स्पीड, उसकी हमने v ले ली। ये तो हो गया टाइम। हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी v डिवाइडेड बाय 2πr। और r क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कुलर ऑर्बिट, इसका फॉर्मूला क्या होता है mv डिवाइडेड बाय EB। हमने EB क्यों राइट डाउन किया, वैसे हम QB करते हैं बिकॉज हम यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। अब ये वाली वैल्यू r की इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा फ्रीक्वेंसी का। अब देखो ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन हमें पता है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये वाली गिवन है 2π वैसे आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, सारी वैल्यूज उस पर पुट करेंगे एंड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 18 मेगाहर्ट्ज। अब इन्होंने क्या पूछा था, डज द आंसर डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखो जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड कर रही है वेलोसिटी पे, नहीं कर रही है बिकॉज वेलोसिटी तो यहाँ कैंसिल आउट हो गया था। तो हमारा आंसर होगा नो, जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड नहीं कर रही है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वाला क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 13 है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन में आपके पास एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल गिवन है, उसकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है वो हम बाद में देखते हैं। देखो मान लो ये आपके पास एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है। अब इसे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है। जैसे करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो क्या कर लेती है, उस पर टॉर्क लगता है तो ये टर्न हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, हम कितना काउंटर टॉर्क इसमें अप्लाई करें ताकि हम इसकी टर्निंग को प्रिवेंट कर सकें। देखो पहले मान लो ये ऐसे थी, जैसे हमने इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया तो ये टर्न होगी, ऐसे हो गई। अब हम क्या चाह रहे हैं कि ये टर्न ना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितने टॉर्क से ये टर्न हुई है उतना ही काउंटर टॉर्क लगाना पड़ेगा, तभी ये वापिस अपनी पोजीशन पे आएगी, है ना। जितने टॉर्क से ये टर्न हुई उतना ही टॉर्क हमें लगाना पड़ेगा, काउंटर टॉर्क। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो आपको क्या क्या वैल्यू गिवन थी, एक सर्कुलर कॉइल की 30 नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, रेडियस आपको गिवन था, कितना करंट उसमें से पास कर रहा है 6 एम्पियर का। अब उसे प्लेस कर लिया एक हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको गिवन है 1 टेस्ला। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो किसके साथ, देखो 60 डिग्री का एंगल बना रही है नॉर्मल टू द कॉइल। जैसे ये है आपके पास करंट कैरिंग कॉइल, मान लो इसका नॉर्मल इस तरफ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो इनके बीच का जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री आपको गिवन है। फिर ये पूछ रहे हैं कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द काउंटर टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग। हम चाह रहे हैं कि ये जो कॉइल है वो टर्न होने से बच जाए, तो इस टर्निंग को प्रिवेंट करने के लिए हमें जितने टॉर्क से वो टॉर्क इस पे लगा उतना ही काउंटर टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो हमें टॉर्क की वैल्यू निकालनी है। टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, NIAB sin थीटा। देखो n है नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन है, करंट की वैल्यू गिवन है, आपको रेडियस गिवन था 8 सेंटीमीटर, वहां से आप एरिया निकाल दोगे πr², ये आ गया एरिया। तो ये वाली एरिया की वैल्यू आ गई, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 1 है और थीटा की जगह sin 60 हमने पुट कर लिया। ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और आपके पास टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी 3.133 न्यूटन मीटर। आगे ये पूछ रहे हैं कि अगर इस करंट कैरिंग कॉइल को हम रिप्लेस कर दें किस इरेगुलर प्लेनर कॉइल में, बट एरिया उसका सेम रहे, तो क्या ये आंसर चेंज हो जाएगा।
नहीं होगा, देखो क्योंकि टॉर्क डिपेंड कर रहा है एरिया पे, और एरिया तो ये कह रहे हैं सेम है। अगर एरिया सेम है तो टॉर्क की वैल्यू चेंज नहीं होगी, बिकॉज टॉर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो देखो इस तरह से आज हमने चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे हमने वो सॉल्व कर लिए। आई थिंक आपको अच्छे से सारे के सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो अंडरस्टैंड हो गए। देखो बच्चों, अगर आपको इस तरह के वीडियोस जो हैं ये पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लाइक एंड कमेंट कर देना। आपके तो कुछ ही सेकंड लगेंगे, बट आप हेल्प कर सकते हो इस तरह से मेरी इस चैनल को प्रमोट करने में। थैंक यू।